बैरिस्टर साहब, आपकी बात से तो यही लग रहा है यही आ रहा है कि दोनों तरफ चाहते हैं कि मामला हल हो। जी ट्रम्प साहब ने तो ये भी कहा है कि जी क्या 18 घंटे हम ट्रैवल करके आएंगे, फ़ोन पे भी बात कर लेंगे, लेकिन आपकी बातों से ये लग रहा है कि राउंड 2 जो है वो पाकिस्तान में ही होगा और पाकिस्तान में ही साइन होगा। जी इंशाल्लाह इंसान को अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए और ये हमारे मुल्क का फ़ख्र है, हमारे मुल्क की लीडरशिप का फ़ख्र है और ये पूरे पाकिस्तानियों का फ़ख्र है कि हमें ये मौका अल्लाह ताला ने फ़राहम किया कि दो ऐसे कह लें कि फ़रीक़ैन जो 47-48 साल से जो है वो सिंस रेवोल्यूशन वो एक जंग में थे, सर जंग थी, फिर सैंक्शंस के हवाले से, फिर फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स के हवाले से, तो हम उनको आमने सामने लेके आए, बिठाया और अभी भी आप देखें तो दोनों फ़रीक़ैन का एतमाद और वो जो है एक एक्सप्रेसिव जो चीज़ उनके सामने दोनों की तरफ से सामने आई कि उन्होंने अलल ऐलान जो बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान के ऊपर हमें पूरा एतमाद है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ही लीड करे और पाकिस्तान ही इसका लीड मीडिएटर हो। अमेरिका ने भी यही कहा और इन सो मेनी वर्ड्स जो है मैं समझता हूँ ईरान ने भी यही कहा। अभी आप देख लें कि अरागची साहब की 2 दफ़ा पाकिस्तान आना जाना और फिर कई मामलात पे डिस्कशन और अभी वो रशिया है, वो रीजन के हवाले से भी चीज़ें देख रहे हैं, तो बात काफ़ी आगे बढ़ी है और अब वो फाइनल क्या शेप अप इख्तियार होती है उसकी या क्या उसकी तो बैरिस्टर साहब, अब ये जो आपने गुड न्यूज़ ही दी है कि दोबारा से मुज़ाकरात की जो मेज़ है वो सजेगी, इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? क्योंकि ट्रम्प साहब कितना को सीज़ फायर को एक्सटेंड करेंगे, डेफिनेटली कोई इसका टाइम तो होगा। हाउ डू यू सी दिस कि कितना टाइम फ्रेम होगा और कब तक ये राउंड 2 जो है वो हो जाएगा? देखिए अभी तो उन्होंने कोई कदगन नहीं लगाई, कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई, कोई पाबंदी नहीं है कि कब तक ये है। उन्होंने कहा सीज़ फायर है और अनटिल ही सीज़ फिट कि वो सीज़ फायर कब तक होगा, लेकिन अभी उस पर कोई टाइम लाइन नहीं है, कोई वक्त का तयन नहीं है कि फ़लाँ तारीख तक है, फ़लाँ जो है वक्त तक है। मैं समझता हूँ कि एक ओपन एंडेड चीज़ छोड़ी गई है मुज़ाकरात के हवाले से कि मुज़ाकरात किसी सिमत में जाएँ, किसी मुस्बत सिमत में जाएँ तो तब फिर जो है कोई डिसीजन लिया जाए। सीज़ फायर वो भी पाकिस्तान की कोशिशें थी, आपको पता है कि उसमें एक्सटेंड हुआ और अब मैं समझता हूँ कि जो सदर ट्रम्प का चीन का दौरा है वो अमेरिका निकलने से पहले, वो क्योंकि अगले माह के वस्त में है तो इसको देखने की ज़रूरत है, उससे पहले काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी। सही। और मुझे एक मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं समझता हूँ कि दौरा चीन से पहले सदर ट्रम्प भी चाहेंगे कि ये मामला हल तलब हो और किसी न किसी हवाले से, क्योंकि उन्होंने अंदिया इस चीज़ का भी दिया था वो दौरा तो मई के मिड में होना है, सो दैट मींस कि 15 मई से पहले जो ये डील है ये हो जाएगी। जी एक्सपेक्टेडली मैं तो ये इसी हवाले से देख रहा हूँ और हो सकता है उसको पार्ट्स में किया जाए। पहला उसका पार्ट अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से हो और ब्लॉकेट के हवाले से हो और कुछ हद तक सैंक्शंस की ईजिंग के हवाले से हो या कुछ अकाउंट्स जो इनके एसेट्स फ्रीज़ हुए हैं उनकी कुछ रिलीज़ के हवाले से, तो कुछ ले दे तो डेफिनेटली होगा दोनों तरफ से। ऐसा तो नहीं हो सकता। निगोशिएशंस इसी का नाम है और मीडिएशन इसी चीज़ का नाम है कि पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे को क्या दे सकती हैं और किस तरह जो है वो मामला हल हो सकता है और एक मुस्बत सिमत की तरफ जो है उसको लेके जाया जा सकता है। तो हो सकता है इसको 2 पार्ट्स में कर दिया जाए, लेकिन डोमेस्टिक जो व्यूअरशिप है या डोमेस्टिक जो आपके इश्यूज़ हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है इस हवाले से कि अमेरिका और ईरान दोनों इंटरनेशनली तो वेस्टेड हैं बैनुल-अक़वामी तौर पे, लेकिन उसके साथ उन्होंने अपनी डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी फिर बैरिस्टर साहब 2 पार्ट्स का मतलब मैं यही निकालूं कि पहले एक शॉर्ट टर्म डील होगी और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म डील होगी। जी इसको इसी पैरा में भी देखा जा सकता है। हो सकता है कि एक क्विक टर्न अराउंड के लिए, क्विक रिजल्ट के लिए जो है हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिस पर थोड़ी आमादगी दिखाई है, लचक दिखाई है ईरान ने, जो ख़बरें वहाँ से आ रही हैं इस हवाले से कि उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के हवाले से, कोई उसका मैकेनिज़्म तय करने के हवाले से और इसी तरह जो है ब्लॉकेट के रिमूवल के हवाले से, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काम अभी भी जारी और सारी है और बेहतर तरीके से एक पॉजिटिव चीज़ इससे निकल सकती है। लेकिन अब उसमें क्या दोनों पार्टीज़ की तरफ से है देखने की ज़रूरत है कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या अनएक्सेप्टेबल है दोनों।
अच्छा बैरिस्टर साहिब, अब पाकिस्तान की सियासत पे कुछ बात करते हैं। यू बीइंग अ लॉयर योरसेल्फ, मुझे इस पे आपकी थोड़ी रहनुमाई चाहिए कि शेर अफजल मरवत साहिब जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में सुहेल आफरीदी जो सीएम है उनकी तैनाती को चैलेंज करने जा रहे हैं, और उनका ग्राउंड ये है कि जेल में बैठा एक शख्स जो कि एक सज़ा याफ्ता कैदी है वो किसी की नॉमिनेशन नहीं कर सकता या किसी को तैनात नहीं कर सकता। और डू यू थिंक कि ये जो उनकी प्रेयर होगी या उनकी प्ली होगी कि एक सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकता, तैनाती नहीं कर सकता, इज़ इट अ गुड ग्राउंड फॉर अ पिटीशन? देखिए सुजैन साहब, आप ख़ुद भी कानून की तालिब इल्म हैं। मैं समझता हूँ कि बड़े वीक ग्राउंड है, और इसकी वजह यह है कि जो एक तरीक़ाकार है चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करने का, वो हाउस के अंदर वोटिंग है, और उस हाउस की सैंक्टिटी है, उसके मेंबर्स की जो वोट्स हैं वो मैटर करती हैं, चाहे नॉमिनेशन कहीं से भी आई हो। मुझे नहीं लगता कि ये आर्गुमेंट इतना जो है वो होल्ड करेगा विद द कोर्ट ऑफ लॉ। और उसकी वजह यह है कि नॉमिनेशन तो मैं नॉमिनेट कर दूं, लेकिन कल को वो वैसे ही खड़े हो रहे हों और वो कहें कि जी मैं अपने कागज़ जमा कराता हूँ, क्योंकि उसके साथ एक प्रोसीजर पूरा अटैच्ड है। आपको नॉमिनेशन तो चले बहुत पीछे रहेगी, लेकिन आपका प्रोसेस है कि यू पुट योर सेल्फ फॉरवर्ड, और उसके बाद फिर वोटिंग होती है। और हाउस के अंदर जो है वो मेजॉरिटी अगर आप इंजॉय करते हैं फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस, तो बिल्कुल आप वज़ीर आला बन सकते हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये इतना जो है वो मकसूद होगा अदालत के अंदर, या ये आर्ग्यूमेंट अगर अडॉप्ट किया जाए तो इसमें कोई ज़्यादा नोटिस होगा। उसके अलावा मैं नहीं समझता सीएम साहब की तारीफ करती है, इक्वेशन अच्छी जा रही है, तो आई गेस हुकूमत भी नहीं चाहेगी कि एक नई जो तैनाती है वो हो। देखिए अभी तक तो कई चीज़ों पे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि जो उनका राइट भी है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो वफाक के साथ ताउन करें, और जो कर रहे हैं इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, जिसकी तारीफ़ कई वज़रा कर चुके हैं। मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, और ये बात इसी तरह है कि थोड़ी सी उनको अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आइनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो उनको मेरे ख्याल से इदराक हुआ, और फिर उसके बाद से जो है वो कोऑर्डिनेशन उन्होंने रखी है। एंड आई थिंक अभी फ़िलवक़्त तो मामला ठीक जा रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, शेर अफजल मरवत साहब जो हमारे कॉलीग हैं, पता नहीं वो क्यों चैलेंज करना चाहते हैं, किस वजह से चैलेंज करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बसीयत वकील अगर मैं देखूं तो इस आर्गुमेंट में कोई इतनी जान नज़र नहीं आती। मरवत साहब को शायद ये लगता है, बल्कि वो ऐसा कहते भी हैं कि सुहेल आफरीदी जब से आए हैं जो सूबे का अमन है वो अमन बरकरार नहीं रहा, और जो सूबे में मामलात होने चाहिए थे वो सही तरह से नहीं चल रहे, तो उनका ये मौक़िफ़ है। अगर ये ग्राउंड्स उन्होंने लिए हैं बदअमनी के हवाले से, तो फिर उसका भी एक प्रोसीजर है। फिर आपको पता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू जो है तमाम तर मामला हो सकता है। तो ये हाउस के बाहर जो हैं, क्योंकि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स है, आपको पता है सेपरेशन ऑफ पावर्स में जो कॉन्सेप्ट है उसमें यही है कि अदालत अपना काम करेगी, जुडिशरी अपना काम करेगी, एग्जेक्टिव अपना काम करेगा, लेजिस्लेचर अपना काम करेगा। अब जो असम्बली के मामलात हैं उसमें वोटिंग के हवाले से वो अदालत में अगर लेके जाएं और कहें कि जी, या उसको बेस बना दें कि बदअमनी है तो इसलिए जो है इनको रिमूव किया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, उसमें कुछ जो इंग्रेडिएंट्स आईने पाकिस्तान में दिए गए हैं, अगर उस पर वो पूरा नहीं उतरते, या हाउस के अंदर जो है कोई करारदाद जमा होती है, कोई ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो और उनको रिमूव किया जाए, तो वो हो सकता है। अदालत के थ्रू तो मैं नहीं समझता कि इस ग्राउंड पे जो है वो रिमूव हो सकते हैं कि बदअमनी है और इसलिए इनको रिमूव किया जाए। सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि कल यानी 28 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की ट्रांसफ़र के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त पर इन तबादलों के ये इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है। हाउ डू यू सी दिस के ये जजेस का तो ये कसूर समझा जाता है कि इन्होंने एक लेटर लिखा था, लेकिन अब वो इजलास होगा या नहीं होगा, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास है वो गाए बगाए वक्तन फ़वक्तन होता रहता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर एक चीफ़ जस्टिस जो हैं एक अदालत की अगर वो कॉल करना चाहते हैं, उसमें फिर अब जो मैकेनिज़्म है उसमें मेजॉरिटी जो है अगर वो एग्री करती है उसको कॉल करने के लिए, तो बिल्कुल वो उसको बुला सकते हैं। चाहे देखें किसी एक फरीक का व्यू अपना क्यों जो भी उसका अपना एक ज़ाती व्यू हो या उसका एक इंस्टीट्यूशनल व्यू हो, उस पर वो समझता है कि अगर नहीं बुलाना चाहिए तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कि मेजॉरिटी को देखना है कि मेजॉरिटी मेंबर्स क्या। तो मेरा एक ज़ाती व्यू भी है, दैट मींस कि मेजॉरिटी होगी तो याया अफरीदी बेशक मना भी कर दें तो इजलास होगा।
देखिए उसको आप बुला सकते हैं आप इजलास, ऐसी नहीं है बात कि इजलास नहीं बुलाया जा सकता। अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो हैं ऑफ द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर वो कहते हैं कि इजलास बुलाना चाहिए तो हो सकता है। अच्छा बैरिस्टर साहब कल ये इजलास होगा या नहीं होगा? क्या होंगे, क्या डिस्कशन होगी? देखिए मैं तो अभी विद श्योरिटी या सर्टेनिटी नहीं कह सकता कि उसमें जो है इजलास होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि जो आर्टिकल 200 के हवाले से जो बाज़ चल रही है उसको बड़ा स्पारिंगली यूज़ करना चाहिए और उसको इस तरह रूटीन मामलात में जो है वो इस्तेमाल करने के हवाले से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि जो रीजनिंग मैंने सामने देखी और जो हम भी खुद भी कहते रहे कि फेडरलिज्म, तो अगर कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राउंड्स या रीजंस मौजूद नहीं हैं तो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को जो है उसको तकवीत देनी चाहिए। और बिल्कुल हमने इसी हवाले से जो ये तरमीम लाए वो उसको लेके आए, लेकिन अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो फिर उसका एक प्रोसीजर भी दिया है कि अगर कोई एक फेयर अपॉर्चुनिटी और जो ड्यू प्रोसेस के तकाजे हैं अपॉर्चुनिटी फॉर हेयरिंग वो जज को देने की ज़रूरत है ताकि वो एक्सप्लेन करे। उसकी कोई मेडिकल रीज़न है वो नहीं जा सकता, उसकी कोई फैमिली रीज़न है वो नहीं जा सकता, या कोई ऐसी रीज़न है तो वो बिल्कुल उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर उससे वो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ JCP जो है सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो मामला आगे जा सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। सही। और बैरिस्टर साहब अगर कल ये इजलास हो जाता है तो ये जो 5 जजेस हैं इनका ट्रांसफ़र होगा दूसरी हाई कोर्ट्स में या नहीं? देखिए उस पर भी डिपेंड करता है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स क्या वोट करते हैं। हर एक मेंबर का एक मुख्तलिफ व्यू है और मैं समझता हूँ कि उनकी एक एक वोट जो है वो काउंट होती है और उसमें जो मेजॉरिटी व्यू है मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि उस चीज़ में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 पार्लियामेंटेरियंस अपोजिशन से, 2 पार्लियामेंटेरियंस हैं हुकूमत से, अटॉर्नी जनरल हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, इसी तरह सिविल सोसाइटी भी है, जो उसके जजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस हैं, जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होना है वो जज भी मौजूद होंगे और इसी तरह दीगर हाई कोर्ट्स के भी जिधर जिधर वो करना है तो उनको भी ज़ाहिरी बात है होना पड़ेगा। तो ये तमाम तर मामला इस तरह है। अब देखने की ज़रूरत है कि इजलास में क्या होता है, क्या वोटिंग होती है, क्या ये चीज़ एजेंडा आइटम पे आती भी है कि नहीं आती, तो दैट समथिंग इज़ येट टू बी सीन।